हेलो नमस्कार, मैं सत्य राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली एग्ज़ाम बूस्टर पर सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाई है और इसीलिए किसी कारणवश नहीं आई थी, इसलिए आज नया टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय वनों के प्रकार। भारतीय वनों के प्रकार में सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किस प्रकार का वन होता है। ये पूछ दिया जाता है कभी कभी कि अगर वहाँ 50 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा हो रही है तो वन किस प्रकार के होंगे, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो रही तो वन किस प्रकार के होंगे। तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और जिस प्रकार के वन हमारे जैसे मरुस्थलीय वन होते हैं, डेल्टाई वन होते हैं, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, पतझड़ वाले वन होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको कहते हैं कि जहां पर औसत वार्षिक तापमान हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर अधिक होती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। वृक्षों की ऊंचाई लगभग 45 से 60 मीटर तक पाई जाती है और इसमें रहेंगे आपके ताड़, महोगनी, रोजवुड, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, बेंत आदि। ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके पेड़। 45 से 60 मीटर तक ऊंचाई पाई जाती है और वर्षा यहाँ पर ध्यान रखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है और जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सदाबहार वन क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत तो मुझे आएगा कि क्षेत्र हमारा कौन रहेगा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब होता है जहां अच्छी खासी मानसूनी वर्षा होती है, जहां वर्षा होगी, पानी मिलेगा और शायद जाहिर सी बात है कि जहां पर टेम्परेचर और वर्षा दोनों होगी वहां जैव विविधता अधिक होगी, वहीं पर हरे भरे हमेशा वृक्ष रहेंगे, तो इसलिए वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र जो है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। और देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टम ये आ जाते हैं पूर्वोत्तर भारत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता ही है केंद्र शासित प्रदेश है और ये इसमें जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है। पश्चिमी घाट तो पूरा जैव विविधता की दृष्टिकोण से बहुत ही धनवान क्षेत्र है। हिमालय की तराई भी, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चोटियों की अपेक्षा जो पर्वत की घाटी में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वन पाए जाते हैं और वहाँ पर मानसून की अधिकता रहती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन क्षेत्र उपस्थित होता है। कर्नाटक के पश्चिमी भाग यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ पर इन क्षेत्रों में जैव विविधता अत्यधिक होती है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता अत्यधिक होती है। ये वन लगभग 45 लाख हेक्टेयर भारतीय क्षेत्र पर फैले हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है वो लगभग 45 लाख हेक्टेयर भारतीय क्षेत्र पर फैले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, हिमालय की तराई तथा कर्नाटक के पश्चिमी भाग पर अत्यधिक रूप से फैले हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक रहेगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन जो उष्णकटिबंध में है लेकिन पत्ते गिराते हैं एक मौसम में आकर, जिनको हम लोग कहेंगे मानसूनी वन। जो हमें हमारे आसपास के पौधे होते हैं, जैसे कभी कभी जो वसंत ऋतु आती है तो नई कोपल निकल के आती है, नई पत्तियां निकल के आती है, उससे पहले जितनी पुरानी पत्तियां होती वो सारे के सारे वो गिरा देते हैं। इनको मानसूनी वन कहते हैं। जब मानसून आता है मानसून के अकॉर्डिंग ही पत्तियां उनके अंदर आती हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वार्षिक औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा हो रही तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाते हैं, और अगर ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन है तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहनी चाहिए वर्षा, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन होंगे। पतझड़ या मानसूनी वन इन्हें कहते हैं इसलिए क्योंकि ये पत्ते गिरा देते हैं, मानसून पर डिपेंड करता है इनके पत्तियां, ये अधिक लंबे नहीं होते हैं। वन क्षेत्र देख लीजिएगा, वो वाला वन क्षेत्र हमने देख लिया था कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य आए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया था, पश्चिमी घाट आ गया था और इसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र आ गया था और हिमालय की तराई आ गई। तो यहाँ पर जो आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, ये हम डिस्कस करेंगे वन क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। तो वो चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अपने आसपास जैसे भी पौधे हैं वो सारे के सारे आपके पतझड़ वाले ही वन हैं कि पत्तियां गिरा देते हैं, इसके बाद नई कोपल नई पत्ती आती है वसंत ऋतु के समय में। आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे इसमें डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से पौधे हो सकते हैं जो हमारे आसपास में हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे साल हुआ, सागौन हुआ, शीशम, चंदन, आम, खाट, साखू और हरड़ बहेड़ा, आंवला, महुआ एवं हल्दू। और भी पौधे होते हैं, ये तो एक मुख्य मैंने दे दिया यहाँ पर, तो क्योंकि हम लोगों ने शीशम भी देखा है, आम तो जाहिर सी बात एक नॉर्मल सी बात है, चंदन भी देखा है, ठीक है ना, और हरड़ बहेड़ा, आंवला, महुआ, हल्दू, ये सारे के सारे हमारे प्रत्यक्ष रूप से पौधे हम यहीं दिखाई पड़ जाते हैं आसपास, जहाँ पर अगर पतझड़ वाला क्षेत्र है तो नॉर्मली दिखाई पड़ जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वन लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर भारतीय क्षेत्र पर फैले। आप समझ लीजिएगा, वो 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर था, ये 220 लाख, यानी कि इनका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का मतलब यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। अभी देखिए सबसे पहले हमने सदाबहार वन की बात करी थी, वहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार। और जब हमने उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों की बात की थी, यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और वर्षा ऋतु में लंबी लंबी घास उगाती है, और जहां पर वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, बाद में जब कड़ाके का धूप निकलती है, तब ये घास अपने आप धीरे धीरे सूख जाती है। आगे बढ़ेंगे, इसका वन क्षेत्र क्या रहेगा, घास का वन क्षेत्र क्या रहेगा, वो रहेगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पठारी भाग रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो घास के मैदान है वो पठारी भाग छत्तीसगढ़ का आ जाएगा पूरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये वन क्षेत्र रहेगा। किसमें भैया, ये रहेगा आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब यहीं से जब हमने ये सब डिस्कस कर ही रहे थे तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। घास के मैदान में जैसे सवाना घास का मैदान है, ये कहाँ पर पाया जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, पूर्वी अफ्रीका। और पूर्वी अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आ जाएंगे, केन्या आएगा, तंजानिया आएगा, फिर इसके बाद में ये दोनों आ जाएंगे, फिर इसके बाद पूर्वी अफ्रीका में ये दोनों आ गए, फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, ये सारे के सारे देश हैं जहां पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका के दो देश आ गए, केन्या और तंजानिया, इसके बाद वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील। यहां पर विश्व के प्रमुख घास के मैदान में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। पंपास कहां पाया जाएगा, ये देख लीजिए, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, यहां पंपास पाए जाएंगे। स्टेपीज कहां पाया जाएगा, पश्चिमी रूस, मध्य एशिया, और इसको कहेंगे हम यूरेशिया। मध्य एशिया को क्या कहेंगे, यूरेशिया, वहां पर स्टेपीज पाए जाएंगे। इसके बाद कैंपास की बात करेंगे तो ब्राजीलियन उच्च भूमि जो है, ब्राजील की उच्च भूमि है, वहां पर कैंपस पाए जाएंगे। इसके बाद लानोस की बात करेंगे तो लानोस वेनेजुएला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमने इसमें आगे और बढ़ेंगे, सेल्वास घास के मैदान, ये अमेजन बेसिन में पाए जाएंगे। सेराडो ब्राजील में पाए जाएंगे। बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्ट कई बार पूछा गया है। कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाए जाएंगे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है, ये अनाज का कटोरा बोला जाता है, प्रेरीज घास के मैदान अनाज का कटोरा, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, पटाना जो है वो श्रीलंका में, कंपोज ब्राजील में पाया जाएगा, पुस्ताज जो है वो हंगरी में पाया जाएगा, ठीक है ना, और पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ये आपके सामने विश्व के प्रमुख घास के मैदान मैंने यहाँ रख दिए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से, सवाना, कैंपास, सेल्वास, लानोस और पार्कलैंड। देखिए कहाँ पाए जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब उसमें से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब जहां गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म प्रदेश जहां पड़ता है वहां पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे, सवाना, कैंपास, सेल्वास, लानोस और पार्कलैंड। इसके बाद हम लोग करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय, यानी ठंडे क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे। उसमें है प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स एंड बेल्ट, ठीक है ना। ये दक्षिण अफ्रीका, ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहां पे पहले हमने इन घास के मैदान कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में कौन हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे,
शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति की बात करेंगे हम लोग, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, ठीक है ना, यानी कि सूखे हुए जमीन पर जो कांटेदार वनस्पति उगती है, जैसे राजस्थान का जो मरुस्थल है, वहां पर क्या है, पानी की कमी की वजह से जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि प्रकाश संश्लेषण या बाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी की नाश क्षय ना हो, कमी ना हो, इसलिए यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी कि जो मरुस्थलीय वनस्पति है कांटेदार, वहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वन क्षेत्र हम देख लेते हैं, राजस्थान सबसे पहले आएगा, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भीतरी कर्नाटक, ये सारे के सारे पठारी या मरुस्थलीय इलाके की बात हो रही है। इसमें से देखिए कौन कौन से पेड़ पौधे रहेंगे, वो रहेंगे आपके बबूल रहेगा, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, केर, बेर, आंवला, रोहिणी और करील, ये सारे के सारे कांटेदार पौधे हैं, कांटेदार वनस्पति है, ये सारे के सारे मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थल में इसमें अगर पानी कम मिलेगा तब भी ये सरवाइव कर जाएंगे। आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे डेल्टा वन की बात करेंगे, डेल्टा क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। जब कोई नदी सागर में गिरती है तो मैदानी भाग से वो धाराओं में बट जाती है और त्रिभुज के आकार का एक आकृति बना लेती है, उसके बीच में लेती हुई समुद्र में गिर जाती है, उसको हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है ना। बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है डेल्टा, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो जड़ोल मिट्टी है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है डेल्टा की। यहाँ पर सदाबहार ज्वारीय वन मिलते हैं हमेशा, डेल्टा में हमेशा कौन मिलते हैं, सदाबहार ज्वारी वन। वन क्षेत्र कौन सा रहे, वन कौन कौन सा रहेगा, मैंग्रोव वन, आपको पता ही होगा, मैंग्रोव वन ये सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। गौरान वन, ताड़, कैसुरिना, नारियल, फोनिक्स, नीपा, सुंदरी, ये सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ डेल्टा। डेल्टा कहाँ पर है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसका वन क्षेत्र कौन कौन सा पड़ेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र वन क्षेत्र सबसे पहले, ये जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बनता है, तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला यहाँ पे आती है महानदी, फिर आती है कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टा है, ये वाला नदियों के डेल्टा पाए जाते। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, फिर महानदी का डेल्टा और फिर कृष्णा तथा कावेरी का डेल्टा, ठीक है। तो सुंदरबन बहुत ही प्रसिद्ध वन है। देखो सुंदरबन बहुत प्रसिद्ध वन है क्योंकि जाहिर सी बात यहाँ पर डेल्टा ही वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा बोल दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग पर्वतीय वन का डिस्कस करेंगे। पर्वतीय वन कौन कौन से होते हैं, पर्वतीय वन हिमालय पर 1500 मीटर तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन, समझ लेना ध्यान से, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर घटता चला जाता है, ये भी मान लो। चोटियों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ये भी मान के चलेंगे हम लोग, मान का क्योंकि पढ़ के आए हैं कि चोटियों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। चोटी और घाटी और भूमध्य रेखा और ध्रुव बिल्कुल सेम टू सेम जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से जैव विविधता घटती है, उसी प्रकार हम कहेंगे घाटियों से चोटियों की तरफ जाने से जैव विविधता घटेगी, या कहेंगे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने से जैव विविधता बढ़ती है। इसी प्रकार हम कह देंगे चोटियों से घाटियों की तरफ आने से जैव विविधता बढ़ेगी। तो सीधा सीधा हमारा मतलब ये रहता है कि चोटियों पर जैव विविधता बहुत कम होती है, घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। वही हमने कहा 1500 मीटर तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन होते हैं, 1500-2500 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन जैसे ओक, देवदार, कार्क, वर्च और मैपल आदि पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 2500 से 4500 मीटर तक कोणधारी वन, जिसको कहते हैं शंकु वन, जैसे फर हुए, स्प्रूस हुए, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन आदि पाए जाते हैं। 2500 से 45 ये कोणधारी वन या शंकु वन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो इनकी पत्तियों पर बर्फ जम ना सके, वो आराम से स्लाइस होकर नीचे आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद 4500 से 4800 मीटर तक ये टुंड्रा तुल्य जलवायु होती है, जहां वनस्पति नहीं हमेशा बर्फ जमी रहती है, थोड़ा बहुत वनस्पति निकलती है, जैसे घास, काई, लिचन आदि तरीके की वनस्पति निकलती है।
और 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होती है। और इसके बाद हम लोग प्रवाल भित्ति की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रवाल भित्तियां समुद्रों के वर्षावन से अवहित की जाती हैं, ठीक है ना। वर्षावन, जिस प्रकार से वर्षावन की वनस्पति होती है वैसे ही प्रवाल भित्तियों की वनस्पति होती है। प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता अत्यधिक होती है, सही बात है। लक्षद्वीप चले जाओ, वहां पर जैव विविधता अधिक मिलेगी। प्रवाल भित्ति, मूंगा, ठीक है ना। इन्हें प्रवाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रवाल कॉलोनी इसलिए नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जीवों के जो जीव है ना उनके रुकने का स्थान बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ये तो सभी को पता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसके बाद विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र, देखिए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के पश्चिम में पाया जाएगा, ठीक है ना, और आपका प्रशांत, हिंद और प्रशांत, ठीक है ना, क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय समुद्री क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु से लगी हुई है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि द्वीपों में प्रवाल भित्तियों से निर्मित वनस्पति पाई जाती है। समझ लीजिएगा ध्यान से, भारतीय समुद्री क्षेत्र जहां प्रवाल भित्तियां कहां कहां पाई जाएगी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि, ठीक है ना। प्रवाल लाल सागर और फारस की खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति कहां कहां पाए जाते हैं, और लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।